हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है मेरा मध्य प्रदेश का समझ सुबह साथियों। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम साइंस विषय का लगातार क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज ये जो क्लास है साथियों, इसमें हम आपका जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है साथियों प्रकाश। जी हाँ, प्रकाश टॉपिक का इससे पहले एक वीडियो हम ला चुके हैं। यह वीडियो नंबर साथियों, जी हाँ, वीडियो नंबर 2 है प्रकाश टॉपिक का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखना कि एक अवतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है साथियों, यह वस्तु से छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है या फिर आभासी भी हो सकता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा? एक अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस जो रहते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमेशा याद रखना साथियों कि जो उत्तल लेंस होते हैं ना साथियों, आपने देखा होगा कि उत्तल लेंस कैसे होते हैं, इस तरह का उनका आकार रहता है। तो ये कैसे हैं साथियों? किनारों पर तो ये पतले हैं और बीच में क्या है? बीच में ये मोटे हैं। ठीक है, तो बीच में कैसे होते हैं? बीच में और किनारों पर, बीच में और किनारों पर आप देख रहे हो मोटाई होती है इनमें, बीच में भी और किनारों पर भी इसमें क्या है? मोटाई होती है। ठीक है, अब देखिएगा वहीं पर अवतल लेंस जो रहता है, अवतल लेंस, उसमें क्या रहता है कि भाई किनारे तो मोटे रहते हैं लेकिन बीच में पतला रहता है। ठीक है, और लेकिन ये जो है बीच में भी और किनारों पर भी कहता है साथियों मोटा ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इंद्रधनुष को आकाश में भाई देखा जा सकता है किस तरह से। तो साथियों आप इंद्रधनुष को आकाश में देख सकते हो जब सूर्य आपके बिल्कुल ठीक पीछे होता है। जब सूर्य हमारे पीछे होता है ना, तभी हम जो है क्या है इंद्रधनुष को देखने में समर्थ हो पाते हैं। प्रश्न बनता है, अगर एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी साथियों कैसे। तो आप हमेशा याद रखना, जब एक वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को साथियों अवशोषित अगर कर लेगी तो ये हमेशा काली हमें दिखाई देगी। कैसी भाई? काली दिखाई देगी। मतलब कहने का मतलब है जो काला रंग होता है ना, वो पूरे के पूरे प्रकाश को भाई अवशोषित कर लेता है, और जो सफेद रंग होता है वो पूरे प्रकाश को क्या करता है भाई? पूरे को भाई परावर्तित कर देता है, पूरे के पूरे प्रकाश को। इसीलिए सर्दियों में भाई ये काला रंग जो है अवशोषित कर लेता है प्रकाश को। इसीलिए क्या है, जैकेट वगैरह जो ऊनी कपड़े रहते हैं उनका डार्क रंग रहता है, डार्क कलर रहता है। और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े रहते हैं, सफेद कपड़ा यूज किया जाता है या लाइट कलर के। क्यों? क्योंकि भाई प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रश्न है आपका, एक केंद्र बिंदु होता है साथियों, एक केंद्र बिंदु जो है होता है जहां पर क्या है, जहां पर लेंस का दृष्टि पूरी रोशनी अभिसरित या फिर अपसारित होता है साथियों, वहां पर क्या है? एक केंद्र बिंदु होता है किसी भी लेंस का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग भाई आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, उत्तल लेंस का यूज किसका भाई? उत्तल लेंस का यूज जो है आवर्धक लेंस के तौर पर साथियों किया जाता है। प्रश्न बनता है कि एक आवर्धक लेंस होता है साथियों क्या। तो आप हमेशा याद रखना कि एक आवर्धक लेंस जो है यह उत्तल लेंस ही होता है। ठीक। प्रश्न है कि एक परिदर्शी किसके उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर साथियों आधारित होता है। वेरी वेरी मोस्ट साथियों, तो आप हमेशा याद रखना कि एक परिदर्शी जो है, एक परिदर्शी जो है दो समतल दर्पणों के क्या है, एक परिदर्शी दो समतल दर्पणों के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर भाई कितने समय तक रहता है। वेरी वेरी मोस्ट, तो आप हमेशा याद रखना कि एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है साथियों हमारे आंखों के रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है। कितना साथियों? 1/16 सेकंड तक साथियों ये रहता है। ठीक है, सेकंड 1/16 सेकंड तक रहता है भाई हमारी आंखों के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। इसे स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेक्षित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में सम्मिलित थे। समसूत्रण की यह देखी गई जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है। तो आप याद रखना ये है साथियों मध्यावस्था। कौन सी है? मध्यावस्था है ये। प्रश्न है, एक अवतल लेंस हमेशा एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कैसा होता है। तो आप याद रखना एक अवतल लेंस जो रहता है ना, ये हमेशा एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है साथियों जो कैसा रहता है, जो ऊर्ध्वशीर्षी रहता है, आभासी होता है और छोटा होता है। ठीक है, विकल्प डी साथियों इसका क्या है? सही जवाब है। प्रश्न बनता है कि एक आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब किसके द्वारा निर्मित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा प्यारे साथियों कि एक आभासी सीधा और समान आकार का जो प्रतिबिंब है ना, यह
उत्तल दर्पण के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा भाई? उत्तल दर्पण के द्वारा साथियों ये निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को भाई किसके कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है? तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब साथियों आपका पश्चिमाभिमुखी पेशी, ठीक है, विकल्प डी साथियों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक जो रहते हैं वे अवतल दर्पण का यूज क्या देखने के लिए करते हैं? तो जो दंत चिकित्सक रहते हैं, दांतों के जो डॉक्टर रहते हैं, ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं और दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए भाई ये क्या है? अवतल दर्पण का यूज जो है करते हैं। प्रश्न है कि मोटर वाहनों के जो अग्रदीप में परावर्तक होते हैं भाई वो किसका उदाहरण रहते हैं? तो आप याद रखना, मोटर वाहनों में जो अग्रदीप रहते हैं, जो आगे की लाइटें रहती हैं ना, उनमें परावर्तक का उदाहरण साथियों कौन है? तो आप याद रखना, अवतल दर्पण जो रहते हैं वे किसका साथियों? परावर्तक का उदाहरण होते हैं। प्रश्न है कि आंख की रेटिना में वह क्षेत्र जहां कोई संवेदी कोशिका भाई नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना कि आंख की रेटिना में ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई संवेदी कोशिका साथियों नहीं होती वो है अंध बिंदु। क्या है भाई? वो है अंध बिंदु, इतना आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आप याद रखना कि वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब साथियों प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक या दो गोलाकार सतहों वाला पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, एक या दो गोलाकार सतहों वाला पारदर्शी पदार्थ का जो एक टुकड़ा रहता है ना भाई, यह लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? यह लेंस कहलाता है, इतना आप याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लेंस जो किनारों की तुलना में भाई मध्य में पतला रहता है, ऐसा लेंस जो किनारों की तुलना में कहां पर भाई? किनारों की तुलना में मध्य में पतला रहता है, वह कौन सा होता है? तो भाई ऐसा लेंस जो किनारों की तुलना में भाई मध्य में पतला रहता है, ये साथियों क्या है? ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है साथियों? तो हमेशा याद रखना, जो केवल एक आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है ना, वो साथियों उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो केवल क्या है? आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अगर आप दूरस्थ स्थित बिंब को उत्तल दर्पण की फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब के आकार में क्या चेंजेस होता है? तो हमेशा याद रखना, अगर दूर स्थित किसी भी बिंब को हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की नज़दीक अगर लाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार साथियों हमेशा क्या होगा? जितना नज़दीक लाएंगे उतना क्या है? बढ़ता जाएगा साथियों। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है? तो आप याद रखना कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश किरण है वो है साथियों लाल किरण। कौन सी है साथियों? लाल किरण है, जो क्या है? अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशित रूप से भिन्न दो माध्यमों में से गुजरता है, इसको क्या कहते हैं? तो आप हमेशा याद रखना साथियों, इसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विकिरण जो रहता है साथियों, विकिरण ये कैसी प्रक्रिया होती है, या फिर विकिरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही दिया गया है? तो आप हमेशा याद रखना कि विकिरण के लिए साथियों हमें एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती। ठीक है, विकल्प डी जो है इसका सही जवाब है। क्या है? विकिरण के लिए हमें क्या है? एक पदार्थ माध्यम की साथियों जरूरत नहीं होती है। प्रश्न है कि समतल दर्पणों की एक दूसरे के समांतर स्थित होने पर ये क्या देते हैं? तो समतल दर्पण साथियों एक दूसरे के समानांतर अगर स्थित रहते हैं, समतल दर्पण एक दूसरे समांतर अगर स्थित हैं तो साथियों यह क्या है? परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या देते हैं साथियों। ठीक है, एक बड़ी संख्या किसकी भाई? परावर्तित प्रतिबिंबों की देते हैं। प्रश्न की एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण जो है वह कितनी डिग्री का होगा भाई? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना, आपतित किरण अगर एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है तो जो परावर्तन कोण है ना, ये साथियों 30 डिग्री का होगा। कितना होगा? 30 डिग्री का होगा।
अगला प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो प्रकाश रहता है भाई, यह किस प्रकार की संवेदना का कारण है साथियों, दृष्टि। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण जो है हमेशा क्या उत्पन्न करता है। तो आप याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको तो आप स्टार लगाइएगा कि एक उत्तल दर्पण जो रहता है ना, ये हमेशा एक सीधा, उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब, कैसा, एक सीधा लघु आकार का और आभासी प्रतिबिंब साथियों क्या है, उत्पन्न करता है एक उत्तल दर्पण। इतना आप याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि विसरित परावर्तन घटित होता है अगर एक प्रकाश किरण परावर्तित हो साथियों किससे। तो विसरित परावर्तन तभी घटित होगा, विसरित परावर्तन तभी घटित होगा जब प्रकाश किरण साथियों कहाँ से, खुरदरी सतह से जो है परावर्तित हो। किससे, खुरदरी सतह से परावर्तित अगर होगी किरण, तभी क्या है, विसरित परावर्तन साथियों घटित होगा। प्रश्न है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है। तो आप हमेशा याद रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब साथियों, वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह कहाँ पर, ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है साथियों, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनता है। इतना आप याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी साज की टाइट की गई डोर, किसी भी साज की टाइट की गई डोर आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है साथियों, कैसी। तो किसी भी साज की टाइट की गई जो डोर रहती है ना भैया, ठीक है, ये कैसी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसका साथियों आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और अगला वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो पूरे वीडियो आप हमारे जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि टॉपिक वाइज पूरा कोर्स हम आपको मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, साइंस विषय का, और बिल्कुल फ्री है सारा कंटेंट। तो साथियों मैंने पूरी बुक्स का पैकेज आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप ये किताबें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में लाइव, बहुत ही शानदार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।